Hello everyone, welcome back to this online platform of intelligent classes. Today we are going to start a fresh topic that is coordinate geometry और उसका एक पार्ट है important वो straight lines है ना. तो बेसिकली आज हम straight lines स्टार्ट करने वाले हैं और उसके अंदर हम बहुत कुछ चीज़ें सीखेंगे है ना. सबसे पहले तो हम जान लें कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है ना. रेने डेस्कार्टेस एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था जिसने दो कॉन्सेप्ट को मर्ज किया है ना, अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट और ज्योमेट्री को मर्ज किया और बोला कि एक नया सब्जेक्ट को हम जन्म देते हैं, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना. तो बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या? इट इज ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री इन विच अलजेब्रिक इक्वेशंस आर यूज्ड टू इंट्रोड्यूस पॉइंट्स, लाइंस एंड कर्व्स है ना. पॉइंट्स, लाइंस और कर्व्स को है ना अलजेब्रिक मैनर में डिस्क्राइब किया जाता है इस सब्जेक्ट में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है ना. तो बेसिकली हमें ये थोड़ा बहुत आता है जो हम 9th-10th में सीख चुके हैं. अब 11th-12th में स्पेशली जेई के सिलेबस में हम कुछ अलग चीज़ें सीखने वाले हैं. कुछ नहीं बोल सकते, बहुत ज़्यादा अलग चीज़ें और नई चीज़ें सीखने वाले हैं है ना. पहले तो हम रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम की बात करें. सबको पता है कि अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना, तो दोनों का इंटरसेक्शन ओरिजिन होगा है ना. और इस पूरे 2 डायमेंशनल प्लेन में हम कोई भी कोऑर्डिनेट को यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं है ना. जैसे ये पॉइंट P है, ये इसका एक यूनिक कोऑर्डिनेट है, इसका ये यूनिक एड्रेस है, हम ऐसा बोल सकते हैं है ना. तो दिस वाज ऑल अबाउट रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम है ना, जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं. अब बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला की. इसमें क्वाड्रेंट की बात करें तो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड एंड दिस इज फोर्थ है ना. These are all very basic concepts. Now let's talk about distance formula. For example, कोई भी दो पॉइंट लेता हूं मैं है ना 2 डायमेंशनल प्लेन में. A x1 y1, यहां पे लिख देता हूं x1 y1, और B है x2 y2. ठीक है, ये हमारा ओरिजिन. तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट दिस फॉर्मूला और दिस डेरिवेशन इज एप्लीकेबल ओनली टू द पॉइंट्स ओवर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना. हम एक जनरल कर रहे हैं. अगर ये x1 है तो ये इतना x1 होगा है ना, और ये पूरा x2 होगा. बेसिकली ये पॉइंट y एक्सिस से x2 यूनिट्स दूर है ना, हम ऐसा बोल सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट y कोऑर्डिनेट. x एक्सिस से ये कितना ऊपर है ना, y1 यूनिट्स ऊपर है. अगर पॉइंट B की बात करें तो ये कितना ऊपर है, y2 यूनिट्स ऊपर है. Isn't it? ओके. अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करो कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, ABC है ना. और हमें फाइंड क्या करना है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला. तो ये D हम निकाल कैसे सकते हैं? सिंपल, पाइथागोरस फॉर्मूला अप्लाई कर दो है ना, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो. AB² इज इक्वल्स टू BC² प्लस AC² हम कर देंगे है ना. हमें फाइंड क्या करना है, AB² है ना, यानी कि AB वो फाइंड करना है. और BC² कितना होगा, देखो पहले BC कितना होगा, BC होगा y2 माइनस y1. इजंट इट? ध्यान से देखो. और AC कितना होगा, x2 माइनस x1. इजंट इट? तो इसकी जगह पे हम वैल्यू लिख देते हैं. BC की जगह पे है ना. तो इन जनरल ऐसा लिखा जाता है कि पहले हम x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर हम y कोऑर्डिनेट लिखते हैं है ना. तो एक D का हमारे पास फॉर्मूला आया, वो है √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. देखो मैंने जानबूझ के ना ये y2 वाला पहले लिखा है क्योंकि आपको पता चले कि हमने कुछ ज़्यादा नहीं, एक पाइथागोरस
थियरम ही यूज़ किया है ना, और कुछ यूज़ नहीं किया इसके अंदर, और फट से डिराइव हो गया है ना। तो बेसिकली हमें कॉन्सेप्ट पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, ना कि ये कॉन्सेप्ट्स लर्न करने हैं, है ना। आगे बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आएंगे स्लोप के, है ना, नॉर्मल फॉर्म के, तो उसके जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स आप समझोगे उतना ईजी होगा लर्न करने में, है ना। डेफिनेटली वी आर सपोज टू लर्न दिस, है ना, बट ऐसे ब्लाइंडली लर्न नहीं करना है, हमें सोर्स पता होना चाहिए कि हाँ ये पाइथागोरस से आया, है ना। तो इट इज़ एन एसेंशियल फॉर्मूला, प्लीज़ राइट दिस फॉर्मूला। फिर हम सेक्शन फॉर्मूला पे आते हैं, है ना, वो भी आपका हो चुका है ना। पर सेक्शन फॉर्मूला हम एक अलग नज़रिए से देखेंगे इस बार। देखो, हमने 2 पॉइंट की तो बातें कर ली कि 2 पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस होता है। अब हम 3 पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि 3 पॉइंट के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है ना। अगर ये 2 पॉइंट है ए और बी, और ये पी है ना, इसको डिवाइड कर रहा है ना, पी कहीं पे बीच में है ए और बी के बीच में, मतलब इंटरनल डिवीजन हो रहा है सच दैट दिस रेशियो इज m/n, ठीक है। तो मुझे ये P फाइंड करना हो तो मैं कैसे करूँगा, है ना, इसका टेक्निक याद रखो। अगर मुझे x फाइंड करना है तो वो होगा m टाइम्स x2 प्लस n टाइम्स x1 होल डिवाइड बाय m प्लस n, है ना। एंड सिमिलरली y इज इक्वल्स टू, ये x है सब में y कर दो, है ना, my2 प्लस ny1 होल बाय m प्लस n, है ना। तो यहाँ तक तो आप 10th तक सीखे हो, है ना, कि इंटरनल डिवीजन, है ना। 11th-12th के जेई के सिलेबस में एक्सटर्नल डिवीजन भी आएगा, है ना, तो वो भी हम अभी सीखेंगे, है ना, कि एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है। तो पहले आप ये लिख लीजिए, है ना, फिर एक नोट पॉइंट डालिए। देखो नोट क्या है, इफ P डिवाइड्स इंटरनली, है ना, A एंड B इंटरनली डिवाइड कर रहा है A और B को, देन m/n इज पॉजिटिव, एंड इफ P divides externally then m/n is negative। देखो ये क्या कहना चाहता है, हम एक क्वेश्चन की मदद से समझेंगे इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिए सब स्टूडेंट्स। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, find the coordinates of the point which divides the line segment find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points PTS यानी कि पॉइंट्स है ना 2,5 and -3,7 in the ratio 2:3, है ना। पहले बोला है इंटरनली और दूसरा बोला है एक्सटर्नली। चलो इंटरनली तो आप फाइंड कर ही सकते हो, स्टार्टिंग उससे करो, है ना।
सपोज ये P पॉइंट है जिसका हमें फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, और ये 2 पॉइंट देख रखे हैं। फर्स्ट केस है इंटरनल डिवीजन, तो हम इंटरनली चेक करते हैं, ये 2:3 है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे, है ना। तो P का कोऑर्डिनेट कितना होगा, है ना। अब देखो मैं P x, y लिख के वो सॉल्व करके पूरा लंबा नहीं करूँगा, है ना। तो वे ऑफ राइटिंग शुड बी इम्प्रूव्ड, है ना। तो P का क्या होगा, 2 टाइम्स -3, है ना, प्लस 3 टाइम्स 2 डिवाइड बाय 2 + 3, और अब 2 टाइम्स 7 14 ऐसे डायरेक्ट लिखना है, प्लस 3 टाइम्स 5 15 डिवाइड बाय 5, है ना। तो ये P का कोऑर्डिनेट आ गया। P हमारे पास क्या है, -6 और +6 0, 0/5 0, और ये 29/5, ठीक है। ये हमारे पास P का कोऑर्डिनेट आ गया। अगर P कैसे डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है ना, इस लाइन सेगमेंट को। अब दूसरा वाला केस जो है एक्सटर्नली डिवीजन का, इसका मतलब क्या है कि P है ना कहीं पे एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो ये जो m/n है ना वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। मतलब आपको इसमें क्या करना होगा, ये जो n है ना उसको -n से रिप्लेस कर देना होगा, है ना, सिंपल। तो यहाँ पे +n है, वहाँ पे -n लिख दूंगा। तो जो P का कोऑर्डिनेट है, अभी मैं ज्योमेट्रिकली भी समझाऊंगा, है ना, लाइन बना के। पहले हम उसका आंसर कैसे निकालना है वो देखते हैं, है ना। तो ये -6 और ये -6 हो जाएगा डिवाइड बाय 5, और ये 14 - 15 डिवाइड बाय 2 - 3, ये -1 होगा, सॉरी यहाँ पे 2 - 3 होगा, और यहाँ पे भी 2 - 3, है ना, क्योंकि हमने n को -n से रिप्लेस कर दिया। ये P है ना कहीं पे बाहर बैठा हुआ है ना, वैसे डिवाइड कर रहा है। तो हमारे पास P क्या आ गया, P आ गया -12/-1 मतलब 12, और उसका x कोऑर्डिनेट 12 आ गया, उसका y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, -1/-1, और 1 आ जाएगा, है ना। ये क्या है पॉइंट, अब आप ध्यान से सुनो। ये P जो है ना वो कहीं बाहर से डिवाइड कर रहा है। चलो हम उसका डायग्राम बनाते हैं, उसको समझते हैं। आंसर तो हमारा आ गया, अब आंसर कैसे आया उसका मेथड हम प्रिसाइजली समझते हैं। ये P बाहर है A और B के, और इसी केस को बोलते हैं हम एक्सटर्नल डिवीजन, है ना। देखो मैं कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर रहा हूँ, 2,5 ये है, -3,7, और P के x, y जो हमें फाइंड करना है ना। अब ये कितना है, 2 is to 3, ऐसा है पूरा, है ना। ये m/n ऐसे डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नल डिवीजन, है ना। यहाँ पे क्यों हो रहा था, इंटरनल डिवीजन हो रहा था, ये बाहर चला गया P। तो अब आप ऐसा बोलोगे कि ये P बाहर है इसीलिए m/n हमने नेगेटिव लिया, पर एक और परसेप्शन हम सोच सकते हैं कि अगर ये 2:3 हो गया, है ना, ऐसा हो गया कि ये 2 है और ये पूरा 3 है, तो आपको नहीं लगता कि ये 1 होगा, है ना। तो ये अगर 1 होगा, ये हम सोच रहे हैं, है ना। दिस इज डेफिनेटली नॉट ओरल प्रोसेस, है ना। ओरल प्रोसेस तो यही रहता है कि m/n में n को -n से रिप्लेस कर दो। पर अगर हम सोचने जाए और ऐसा हम बोले, ये एक्सटर्नल डिवीजन को हम पूरा इंटरनल डिवीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कि A इंटरनली डिवाइड कर रहा है P और B को, है ना। अगर A इंटरनली डिवाइड कर रहा है P और B को, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 = कितना, ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है, 2 × -3 प्लस 1 × x, यानी कि x डिवाइड बाय कितना, 2 + 1 3। तो यहाँ से अब x निकालोगे ना, तो 3 × 2 = 6, 6 + 6 12, तो x कोऑर्डिनेट 12 आ जाएगा, है ना। डेफिनेटली आपका आंसर सही आएगा, है ना। तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत नहीं है,
पर ऐसा सोचना थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट होगा, है ना। इनअप्रोप्रिएट क्यों होगा? क्योंकि हर बार हमें ये डायग्राम तो ड्रॉ करना होगा, है ना, और डायग्राम जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, है ना, और टाइम ही तो नहीं है हमारे पास, है ना। तो जैसे ही आपको इंटरनल डिवीजन बोले तो 2:3 रेशियो लेके कर दो, जैसे ही आपको बोले एक्सटर्नल डिवीजन वैसे ही ये 3 को -3 से रिप्लेस कर दो और पूरा फॉर्मूला लगाओ और डायरेक्टली ऐसे लिखो, है ना। तो चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा है? अगर मैं ये तीनों पॉइंट को एक साथ एक लाइन पर रख देता हूं, है ना, एक्सटर्नल डिवीजन वाले को भी और इंटरनल डिवीजन वाले को भी, तो मुझे क्या मिलेगा देखते हैं, चलो। अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, पॉइंट ए और बी को P ने इंटरनली डिवाइड किया है और Q ने एक्सटर्नली डिवाइड किया है ना। यहाँ पे रखूँ यहाँ पे रखूँ कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, है ना, वो रेशियो खाली सी थोड़ा सा चेंज होगा ऐसा, बाकी कहलाएगा तो ये कि Q एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ए बी को, है ना। तो Q अगर मैंने यहाँ पर रख दिया तो ये कैसे होगा? पहले ये P कैसे डिवाइड करता था? ऐसे m/n में, अब ये Q कैसे डिवाइड कर रहा है इसको? m/n में, बोलो, है ना, ये m/n में ऐसे डिवाइड कर रहा है। तो मुझे ये दोनों में P और Q में और सब में रिलेशन निकालना है ना। मैं रिलेशन कैसे जनरेट करूं? रेशियो लेके, सिंपल, है ना। तो हम रेशियो वैसे तो लेंगे नहीं, अभी डेरिवेशन नहीं करेंगे, पर हम डायरेक्टली इसको समझेंगे कि इनमें रिलेशन क्या होता है ना। ये AP, AB और AQ, है ना, ये तीनों है ना हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होते हैं, है ना। हार्मोनिक प्रोग्रेशन कौन से चैप्टर में आता है? सीक्वेंस सीरीज आपने पढ़ा होगा, उसमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन आता है ना। तो जब जब 3 नंबर कोई भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? 2 डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल्स टू 1 बाई ए पी प्लस 1 बाई ए क्यू, ये होता है रिलेशन, है ना। तो कभी भी ऐसा कुछ होगा तो वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन जनरेट करता है ना। अगर कोई बच्चों को ये नहीं पता है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है तो आई रिक्वेस्ट आप कमेंट कीजिए, है ना, आई विल प्रोवाइड सम हेल्पफुल लिंक्स, है ना, या फिर आप खुद भी देख सकते हो कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, है ना। तो आगे हम नए कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। एक पॉपुलर क्वेश्चन आता है वो हम करते हैं। Find the ratio in which line joining the points find the ratio in which line joining the points A 1, 2 and B -3, 4 is divided by the line x plus y minus 5 equals to 0। काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है ना, बचपन से तो आप करते आ रहे हो। 11th में जे में भी आपको ये सेम कॉन्सेप्ट करना होगा, है ना। तो पहले तो आप ट्राई करो क्या ये क्वेश्चन कहना चाहता है ना। इजी क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, फिर मैं बताता हूँ। सो जस्ट गिव अ ट्राई।
आई होप यू ऑल हैव ट्राइड दिस क्वेश्चन, है ना। देखो दो पॉइंट है A 1,2 और B -3,4, है ना। फाइंड द रेशियो इन विच दिस लाइन joining the points is divided by this line, है ना। ये जो लाइन है ना किस रेशियो में डिवाइड कर रही है ये दो पॉइंट को, ये दो पॉइंट जो ज्वाइन कर रहे हैं, है ना, जो लाइन बना रहे हैं उसको किस रेशियो में डिवाइड करती है। देखो अगर आप सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे, m/n वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे, तो आपके पास है ना दो वेरिएबल आएंगे, है ना, m और n, है ना, जो आपको फाइंड करने होंगे। बेसिकली रेशियो ही फाइंड करना है, तो ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक जैसा होगा। तो हम क्या करते हैं, ये जो सेक्शन फॉर्मूला है ना उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। ये ऐसा होता है mx2 + nx1 होल डिवाइड बाय m + n, ऐसा होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे है ना इसको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। m और n नहीं चाहिए मुझे, है ना, एक ही वेरिएबल चाहिए, है ना। मैं क्या करता हूँ, n से डिवाइड कर देता हूँ न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। चलो अगर मैं n से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे आएगा m डिवाइड बाय n x2 + x1 होल डिवाइड बाय m डिवाइड बाय n + 1, है ना। और मैं ऐसा बोल देता हूँ कि लेट m बाय n = k, है ना। तो kx2 + x1 डिवाइड बाय k + 1, तो ये खाली k/1 में डिवाइड करेगा, है ना, एक वेरिएबल में आ गया k/1, है ना। जो k की वैल्यू होगी ना वो हमें कुछ आंसर दे देगी, है ना, k/1। ये आपको याद रखना है कि ऐसे क्वेश्चंस में k/1 वाला रेशियो लेना है ना। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, चलो हम ऐसे एज्यूम कर लेते हैं पॉइंट P है, तो पॉइंट P के हम डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। तो क्या होगा, k × x2 मतलब -3k + 1 × x1 1 डिवाइड बाय k + 1 और k × y2 4k + 1 × 2 2 डिवाइड बाय k +, है ना। अब आप एक चीज़ सोचो कि ये पॉइंट P ये लाइन पे तो है ही, है ना, लाइन 2 पे तो है ही जिसके ऊपर ए बी है, और ये लाइन 1 पे भी तो है जो जिसका इक्वेशन हमें दे के रखा है x + y - 5 = 0। तो ये पॉइंट P इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अगर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स इसके अंदर डाल दो x और y की जगह पे, है ना, तो = 0 आएगा ही। तो हम डाल देते हैं -3k + 1 डिवाइड बाई k + 1 और +4k + 2 डिवाइड बाई k + 1 -5 = 0। तो इसकी मदद से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। चलो सॉल्व कर देते हैं। -3k + 4k और यहाँ से आएगा -5k, पहले लिख देते हैं, कोई नहीं, -5k - 5 ना = 0। तो 4 - 3 1 1 - 5 -4k और 3 - 5 -2 = 0। यहाँ से k की वैल्यू आ गई -12, है ना, -12। तो k/1 का हमारा आंसर आ गया, है ना। ये -1/2 रेशियो में डिवाइड करता है ये पॉइंट, है ना, ये हमें पता चल गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, स्लोप, जो एक नया टॉपिक है वो सीखते हैं।
अगर कोई भी लाइन है, जैसे मैं रैंडम एक लाइन बनाता हूं, तो ये पर्टिकुलर लाइन जो मैंने 2 डायमेंशन प्लेन में बनाई, उसका एक इंक्लिनेशन होगा, है ना, उसका एक इंक्लिनेशन होगा। तो वो इंक्लिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, है ना। खाली 2 पॉइंट की हम बातें नहीं करेंगे, अब हम ये पूरी लाइन की बातें करेंगे कि उसका इंक्लिनेशन कैसा है 2 डायमेंशनल प्लेन में। तो इंक्लिनेशन का मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका एंगल कितना है। अगर मैं ऐसी एक लाइन बनाता हूँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये एंगल थीटा होगा, है ना। दूसरी कोई लाइन बनाता हूँ ऐसी, है ना, तो इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रेफरेंस में, है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रेफरेंस में एंटी क्लॉकवाइज ये कितना, एक अल्फा एंगल होगा। तो दिस एंगल इज नथिंग बट इंक्लिनेशन, है ना। बेसिकली अगर हम ये यहाँ पे और एक पैरेलल लाइन बनाए तो ये भी तो अल्फा ही होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना, इसलिए मैंने ये पैरेलल लाइन बनाई थी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस लाइन का इंक्लिनेशन चेक कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना। तो ये जो इंक्लिनेशन, उसका जो डेजिग्नेशन है, स्टैंडर्ड डेजिग्नेशन थीटा, है ना, वो हमेशा होता है 0 और 180 के बीच में, है ना। एंड इट इज ऑलवेज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना, इन एंटी क्लॉकवाइज मैनर, है ना। ऐसे हमेशा ऐसा ही मेजर होता है, ऐसे नहीं मेजर होगा, है ना, वो गलत होगा मेजरमेंट, ऐसे कभी भी नहीं होगा। एंटी क्लॉकवाइज मैनर में हमेशा मेजर होगा, है ना। अब थीटा क्या है वो तो हमें पता चल गया, है ना। तो कोई भी 2 रैंडम पॉइंट ले लेते हैं, x1 y1, है ना, और x2 y2। ओके, तो अगर हम ये 2 पॉइंट की बात करें तो अगेन हमने याद है डिस्टेंस फॉर्मूला में एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था, तो इसमें भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, y2 माइनस y1 और ये x2 माइनस x1। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से हमें पता क्या चल रहा है, डिस्टेंस फॉर्मूला तो हमने निकाल लिया है। अब हमें है ना थीटा का कुछ वैल्यू चाहिए, है ना। तो बेसिकली ये इसका इंक्लिनेशन हम टेंजेंट के टर्म्स में निकाल सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो दिस tan थीटा इज नथिंग बट स्लोप, है ना। तो हम इसको लिख देते हैं m इज इक्वल्स टू tan थीटा इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना। अगर आपको पूछा जाए इंक्लिनेशन की कितना है तो वो थीटा की बातें कर रहा है ना, वो थीटा पूछना चाहते हो, थीटा जानना चाहते हैं। और अगर वो स्लोप पूछ रहा है ना, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, तो वो m की बातें कर रहा है ना, m पूछना चाहता है क्वेश्चन में। तो अगर m पूछना चाहता है तो आपको फाइंड करना होगा टेंजेंट ऑफ थीटा, tan थीटा, है ना। तो एक छोटे से फॉर्मूला की मदद से हमें मिल जाएगा, है ना। और ये फॉर्मूला याद रखने की भी जरूरत नहीं है ना, चेंज इन y कोऑर्डिनेट्स डिवाइड बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट्स, है ना। अगर इसमें y1 माइनस y2 और x1 माइनस x2 भी रख दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें खाली चेंज देखना है कि y कोऑर्डिनेट में कितना है और x कोऑर्डिनेट में कितना है, रेशियो ले लेना है, वो आ जाएगा हमारा स्लोप, है ना। तो इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं, आइडिया लगेगा। और इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम जनरलाइज कर सकते हैं कि ये थीटा 0 से लेके 180 में जो वेरी कर रहा है वो कैसे कैसे वेरी करेगा, है ना। चलो हम देखते हैं कि 4 तरीके के केसेस हो सकते हैं, कौन से 4 होंगे। पहले केस की बात करें, अगर थीटा 0 से 180 में
लाई करता है, तो अगर मैं थीटा 0 डिग्री बोल दूँ तो इसका मतलब क्या होगा? थीटा 0 डिग्री मतलब ये लाइन हो गई ऐसे 0 हो गई, तो ये कैसी होगी? या फिर ये एक्स एक्सिस खुद बन जाएगी, या फिर ये कोई पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। यानी कि कोई लाइन ले लो y इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू 5 में लाइन बनाऊंगा तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मतलब एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में उसका कुछ एंगल ही नहीं बन रहा है, तो थीटा 0 है ना। अगर थीटा 0 है तो m इज इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ 0, मतलब 0 होगा, स्लोप भी 0 होगा, है ना। और हम थीटा 0 पे क्या कमेंट कर सकते हैं कि दिस आर द लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू 5, है ना, ऐसी लाइन बन जाएगी, ठीक है, कोई भी, है ना, y इज इक्वल्स टू -5 कुछ भी बना दो। ये पहली बात होगी। दूसरा केस, है ना, दिस वाज द केस नंबर 1। दूसरा केस क्या हो सकता है कि अगर थीटा 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में है ना, तो ऐसा ही कुछ एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा, है ना। यहाँ पे बेसिकली एक एक्यूट एंगल हमें मिलेगा, है ना। तो हमारा टारगेट क्या होता है कि अगर थीटा हमें पता है तो हम क्या निकालेंगे? टेंजेंट ऑफ थीटा निकाल लेंगे, है ना। तो हम एग्जांपल लेते हैं, अगर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये थीटा 30 डिग्री का इंक्लिनेशन है, तो स्लोप कितना होगा? स्लोप होगा m इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 30, है ना, यानी कि 1/√3, है ना। स्लोप की वैल्यू आ गई 1/√3, है ना। ये आपको पता होना चाहिए और ये बहुत ही स्पीड में निकलना चाहिए, ओके। ये हो गया दूसरा केस। तीसरे केस की बात करें, है ना, तीसरा केस क्या हो सकता है कि अगर थीटा खुद 90 डिग्री बन जाए, है ना, 90 डिग्री बन जाए, मतलब क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि ये लाइन ऐसी हो गई, है ना, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये कोई लाइन है जो ऐसी खड़ी हो गई, है ना, मतलब इसका एंगल जो है x एक्सिस के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज में वो 90 डिग्री हो गया। तो अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो m इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 90 डिग्री, ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा। पर ज्योमेट्रिकली स्पीकिंग हम इसके बारे में ऐसा कमेंट कर सकते हैं कि दिस लाइन हुज एंगल मतलब इंक्लिनेशन 90 डिग्री है, या फिर जिसका स्लोप ही अनडिफाइंड है, वो लाइन होगी पैरेलल टू y एक्सिस, है ना। फॉर एग्जाम्पल x इक्वल्स टू 3 ऐसा कुछ ले लो, है ना। x इक्वल टू 3 जो लाइन बनाएंगे वो कैसी लाइन होगी? पैरेलल टू y एक्सिस होगी, है ना। ये तीसरा केस हुआ। अब चौथा और आखिरी केस वो कैसा होगा? अगर थीटा इज इक्वल्स टू 90 से लेके 180 डिग्री तक ऐसा कुछ आ जाए, है ना, तो वो कैसा होगा? इसका स्लोप हम कैसा कैलकुलेट करेंगे, है ना। m तो वो tan थीटा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल हम छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री है ना। मतलब ये लाइन कैसी है पता है? ये लाइन ऐसी है, ये x एक्सिस और y एक्सिस है। ये लाइन का स्लोप 135 डिग्री है, मतलब ये लाइन ऐसी है कुछ, तो ये पॉजिटिव x एक्सिस के रिस्पेक्ट में, है ना, ये कितना होगा? ये 135 डिग्री होगा, है ना, एंटी क्लॉकवाइज में। तो ये कैसा एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बना रहा है। तो हमें ये एक चीज पता है, m इज इक्वल्स टू tan ऑफ 135, इतना ही कैलकुलेट करना है। और टेंजेंट ऑफ 135 कितना होता है? tan ऑफ 90 प्लस 45, है ना। tan 90 प्लस 45 कितना होता है? माइनस कॉट 45, यानी कि -1। इसको 180 माइनस 45 भी कर सकते हैं, है ना। ट्रिगो थोड़ा बहुत आपको आना ही चाहिए, एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ट्रिगो। ये जो एलाइड एंगल फॉर्मूलाज है ना, अगर आप किसी ने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ट्रिगो के मैंने 7 से 8 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं, है ना। तो उसमें हमने डिटेल में डिस्कशन किया कि ये कैसे आएगा,
है ना। तो इसमें अभी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, थोड़ा ये क्लियर होना चाहिए कि ये फटाफट 10 135 मतलब -1 है ना, उस स्पीड से आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि ये दो केस तो एकदम यूनिक ही है ना, कि इसमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है, इसमें पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाता है। ये दो केस बहुत कॉमन रहता है ना, कि अगर टेंजेंट पॉजिटिव आ रहा है ना, यानी कि स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एंगल आ रहा है ना वो एंगल 0 और 90 के बीच में है। अगर स्लोप का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो ये जो एंगल है ना वो 90 और 180 के बीच में होगा, क्योंकि हमें सबको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है ना। तो ये आपको बहुत ही प्रिसाइजली पता होना चाहिए कि अगर स्लोप नेगेटिव है तो थीटा कैसा होगा, 90 से 180 के बीच में, है ना। चलो कुछ क्वेश्चंस फाइंड कर लेते हैं, क्वेश्चन के आंसर्स फाइंड कर लेते हैं। फाइंड स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स, है ना, ऐसा बोला है। फाइंड स्लोप ऑफ पॉइंट्स passing through points, slope of line है ना। पहला क्वेश्चन 2,7 एंड -3,4 है ना, 6,9 और -2,7। चलो जस्ट गिव अ ट्राई, है ना। मैंने इस बार है ना थीटा नहीं दिया है, थीटा देते तो आप m=tan थीटा लगा लेते। मैंने क्या दिया, मैंने दो पॉइंट दे दिए, तो आप क्या करोगे, वो वाला फॉर्मूला लगाओगे, यहीं पे लिख देते हैं m=y2 - y1, है ना। अब देखो इसमें है ना वी हैव टू थिंक स्मार्टली, अगर हम y2 - y1 करें और x2 - x1 करें तो भी सही आएगा, है ना, कोई गलत नहीं आएगा। पर मेरा हमेशा ऑब्जेक्टिव रहता है कि है ना जो कुछ भी आए ना वो पॉजिटिव बन जाए, है ना। क्यों, क्योंकि -3 -2 है ना नीचे -5 देगा, मुझे वो पसंद नहीं, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, उसको हमेशा पॉजिटिव बनाता हूँ, यानी कि मैं पहले y में डिफरेंस देखता हूँ फिर x में डिफरेंस देखता हूँ। तो अगर मैं 7 - 4 3 करूँ, है ना, तो यहाँ पे नीचे भी 2 -3 5 ऐसा कर दूंगा तो हमारा आंसर फटाफट आ जाएगा। उसमें क्या एक स्टेप बढ़ जाएगा, है ना, 4 - 7 -3 और -3 - 2 -5। तो यहाँ पे क्या आएगा, -3 डिवाइड में -5, फिर आप बोलोगे 3/5, है ना। इसमें हमारे पास डायरेक्टली आंसर आ गया देख के, है ना। तो ऐसा देख के आंसर आना बहुत ज़रूरी होता है ना। सेकंड क्वेश्चन आप ट्राई करो कि स्लोप कैसे निकालेंगे m। ऐसे ही निकालेंगे 9 - 7 और 6 -2, है ना। 9 - 7 2 और 6 -2 मतलब 8, तो ये हो गया 1/4, है ना। चलो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे जाते हैं। ये एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन लिख लो, है ना। फाइंड द वैल्यू of x if the slope of the line joining 1,5 and x, -7 is 4, है ना। बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई इतना इशू नहीं है ना। एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन हम करते हैं। ऐसा पूछा गया है, व्हाट इज इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन हुज स्लोप इज, व्हाट इज इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन हुज स्लोप इज, इसमें 4 केसेस है,
0 स्लोप दे के रखा है और हमें इंक्लिनेशन पूछा है ना, 0 फिर 1 -1 एंड -1/√3 है ना। चलो जस्ट गिव अ ट्राई टू दिस 4 क्वेश्चंस, अभी डिस्कस करेंगे। चलो आई होप यू ऑल हैव ट्राइड। क्या पूछा है? इंक्लिनेशन पूछा है। इंक्लिनेशन पूछा मतलब थीटा पूछा है और स्लोप दे के रखा है। तो फर्स्ट वाले की बात करें, अगर थीटा हमें फाइंड करना है, tan थीटा इज इक्वल टू 0 दे के रखा है ना, tan थीटा 0 दे के रखा है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है ना। क्यों? क्योंकि थीटा है ना कहाँ से कहाँ लाई करता है, थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई, ऐसा होता है ना, पाई इंक्लूडेड नहीं होता है, इसीलिए हम ऐसा बोलेंगे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ओके चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, थीटा फाइंड करना है और बोला है tan थीटा इज इक्वल टू 1, m1 दे के रखा है। यहाँ से हमें तुरंत पता चल जाएगा कि थीटा कितना है, π/4 है। यहाँ पे 0 डिग्री या फिर 0 रेडियन लिख सकते हैं ना, π/4 यानी 45 डिग्री है, क्योंकि tan 45 1 होता है ना। थर्ड देखते हैं, अगर हमें दिया गया है tan थीटा इज इक्वल टू -1, तो हम क्या बोलेंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ tan π/4, और इसको ऐसा लिख सकते हैं tan ऑफ पाई माइनस π/4 है ना। तो ये हो जाएगा tan ऑफ 3π/4, ठीक है, क्योंकि हम फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की बातें कर रहे हैं है ना। थीटा कहाँ से कहाँ लाए होना चाहिए, 0 से लेके 180 में, इसीलिए तो हम यहाँ से ये कंक्लूड कर पाएंगे कि थीटा कितना हो जाएगा 3π/4 है ना। अभी अभी किया था हमने क्वेश्चन 135 डिग्री। फोर्थ क्वेश्चन क्या है देखो, फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है tan थीटा इज इक्वल टू -1/√3 है ना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10 -1/√3 कहाँ पे आता है, π/6 पे ही तो आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। तो मैंने खाली ऐसे लिख दिया कि माइनस ऑफ 10 π/6, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं tan ऑफ पाई माइनस π/6 है ना, -10 π/6 हो। तो ये हम ऐसा लिखेंगे tan ऑफ 5 π/6 है ना। इसको डिग्री में करना चाहे तो डिग्री में भी कर सकते हैं है ना। ये 30 डिग्री होगा, 30 इंटू 5 150 डिग्री है ना। तो थीटा हमारे पास क्या है 5 π/6 या फिर 150 डिग्री है ना। तो इस लेक्चर में हमने थोड़ा सा स्लोप का नॉलेज लिया है ना। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आगे बढ़ेंगे तब हम एक नए कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे, वो है कोलिनियरिटी है ना। बेसिकली कोलिनियरिटी की 4 कंडीशंस होती है वो देखेंगे, और ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ रहे हैं उन सब का यूज़ करेंगे उसके अंदर है ना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड हैव अ नाइस डे।